चलिए आज के इस खास विश्लेषण में थोड़ा गहराई में उतरते हैं। जरा सोचिए, बाहर एकदम घना अंधेरा है और हम सब एक अलाव के चारों ओर बैठे हैं। आज हम जिन लोक कथाओं और स्रोतों की चर्चा करने वाले हैं वो कोई आम कहानियां नहीं हैं। ये गांव के उन अंधेरे कोनों से निकली वो खौफनाक घटनाएं हैं जो सीधे दिल में उतर जाती हैं। आज हम अंधेरे से आने वाली आवाज़ों और अलौकिक रहस्यों पर बात करेंगे। हम दो ऐसी खौफनाक लोक कथाओं का विश्लेषण करेंगे जो हमें सोचने पर मजबूर कर देंगी कि क्या जो हम अपनी आंखों से देखते हैं सच में वही हकीकत है। सवाल ये है कि क्या होता है जब मुर्दे इस दुनिया को छोड़कर जाने से साफ इनकार कर देते हैं? क्या वो बदला लेने के लिए रुकते हैं या फिर किसी अधूरे प्यार की वजह से भटकते रहते हैं? बस यही वो सवाल है जो हमारी पहली कहानी की नींव रखता है। एक ऐसी कहानी जो शुरू तो एक बहुत ही आम से परिवार से होती है, लेकिन उसका अंत रोंगटे खड़े कर देने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये खौफनाक हकीकत कैसे अपना रूप लेती है। हमारी पहली लोक कथा का शीर्षक है एक माँ की भूतिया वापसी। स्रोत के मुताबिक इस कहानी के बीचों बीच रवि नाम का एक बेहद गरीब सब्जी बेचने वाला है। वो दिन रात एक करके मेहनत करता है, लेकिन फिर भी अपने परिवार की जरूरतें पूरी नहीं कर पाता। एक दिन उसके बच्चे स्कूल पिकनिक पर जाने के लिए उससे पैसे मांगते हैं। रवि की गरीबी और उसकी हताशा एक भयंकर बहस का रूप ले लेती है, जो उसकी पत्नी गंगू के साथ एक जानलेवा झगड़े में बदल जाती है। और फिर मजबूरी और गुस्सा मिलके एक ऐसी त्रासदी को जन्म देते हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उस खौफनाक रात की घटनाओं पर नजर डालें तो तबाही बस करीब ही थी। रात के ठीक 8 बजे गुस्से में अंधा होकर रवि अपनी पत्नी गंगू पर एक ऐसा जानलेवा प्रहार करता है कि उसकी वहीं मौत हो जाती है। फिर 8:15 बजे सजा के खौफ से रवि वहां से भाग निकलता है। रात 11 बजे तक राहुल और पिंकी, उसके दोनों बच्चे, उस अंधेरे घर में बिल्कुल भूखे और सहमे हुए बैठे हैं। और फिर रात के ठीक 12 बजे दरवाजे पर एक दस्तक होती है, लेकिन ये दस्तक किसी इंसान की नहीं थी। स्रोत बताता है कि बच्चों की भूख और एक माँ के सच्चे प्यार ने गंगू की आत्मा को परलोक से वापस खींच लिया था। एक ही रात में सब कुछ तबाह हो चुका था और कुछ बेहद खौफनाक शुरू होने वाला था। अब यहाँ हमें दो बिल्कुल अलग रूप देखने को मिलते हैं। एक तरफ वो रूप जो दुनिया देखती है और दूसरी तरफ वो भयानक असलियत। अपने बच्चों का पेट पालने के लिए गंगू की आत्मा उन्हें एक नए गांव में ले जाती है। वहां वो अपना रूप बदलकर एक आमलेट बेचने वाली बन जाती है। उसका खाना इतना ज्यादा स्वादिष्ट होता है कि दूर दूर से लोग वहां खिंचे चले आते हैं। बाहर से वो एकदम मासूम और मेहनती विक्रेता नजर आती है, लेकिन इतनी भारी भीड़ और कामयाबी देखकर कुछ दूसरे ठेले वालों के दिलों में जलन पैदा हो जाती है। बेचारों को ये अंदाजा ही नहीं है कि वो जिससे मुकाबला कर रहे हैं वो कोई इंसान है ही नहीं। अब कहानी में आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। जब राणा और काला नाम के दो जलने वाले प्रतिद्वंदी उस आमलेट के ठेले को हमेशा के लिए खत्म करने की साजिश रचते हैं, तो वो एक स्थानीय गुंडे को सुपारी देते हैं। लेकिन स्रोत से जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आती है वो ये है कि ये गुंडा कोई और नहीं बल्कि खुद रवि है। जी हाँ, वही पति जिसने गंगू की जान ली थी। अब वो एक हत्यारा बन चुका है और अनजाने में अपनी ही मरी हुई पत्नी को मारने निकल पड़ा है। और ये वो पल है जहां खून एकदम जम जाता है। जब रवि उस ठेले पर आकर धमकियां देने लगता है तो वो औरत मुड़ती है। रवि अपनी मरी हुई पत्नी को अपने सामने खड़ा देखकर खौफ से पीला पड़ जाता है। तब वो एक भयानक फुसफुसाती हुई आवाज में कहती है, मैं गंगू नहीं, उसकी आत्मा हूं और तेरी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। यह सिर्फ कोई खोखली धमकी नहीं थी, बल्कि उस असली रूप का पर्दाफाश था जो अब तक एक आमलेट बेचने वाली के भेष में छुपा हुआ था। और इसी के साथ वो चुड़ैल जाग उठती है। गंगू की आत्मा अपना असली डरावना रूप ले लेती है। वो रवि को उसकी गर्दन से पकड़कर सीधे हवा में उठा लेती है। रवि का दम घुट रहा है, वो हवा में तड़प रहा है। बदला बस पूरा होने ही वाला है। तभी वहां राहुल और पिंकी आ जाते हैं। अपने पिता को इस खौफनाक हालत में देखकर वो अपनी भूतिया मां से रो रो कर गिड़गिड़ाने लगते हैं कि वो अपने हाथों को उसके खून से गंदा ना करे। बच्चों के इस तरह बीच में आने से इस पूरी अलौकिक घटना में एक बहुत ही गहरी इंसानी भावना जुड़ जाती है। इसके बाद जो खूनी और अफरा तफरी वाला क्लाइमैक्स होता है वो रोंगटे खड़े कर देता है। जब गंगू बच्चों के कहने पर रवि को छोड़ती है, तभी राणा और काला वहां आ धमकते हैं और बच्चों पर चाकू से हमला कर देते हैं। यहीं पर रवि को अपने पाप धोने का एक मौका मिलता है। वो अपने बच्चों को बचाने के लिए खुद बीच में आ जाता है और चाकू उससे लग जाता है। ये देखकर गंगू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो उन दोनों दुश्मनों का नामो निशान ही मिटा देती है। आखिर में
वो रवि को सिर्फ एक शर्त पर माफ करती है कि अब से वो उस आमलेट के ठेले को संभालेगा और हमेशा बच्चों की देखभाल करेगा। मतलब ये एक अजीब सी खून से सनी हुई माफी थी। चलिए अब अपने अलाव के थोड़ा और करीब आ जाइए, क्योंकि अब हम बढ़ रहे हैं हमारी दूसरी कहानी की ओर, जिसका शीर्षक है नया सपनों का घर। स्रोत के मुताबिक हरी और उसकी पत्नी विमला ने 4 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार एक विशाल हवेली का मुकदमा जीत लिया है। वो घर सालों से बंद पड़ा था। जाहिर है एक बड़े परिवार के लिए ये किसी सपने के सच होने जैसा है। लेकिन जैसा कि हम अक्सर इन लोक कथाओं में देखते हैं, जो चीज़ें बाहर से बहुत खूबसूरत दिखती हैं, अक्सर उनके अंदर कुछ बेहद खौफनाक छिपा होता है। एक बेहद खूबसूरत घर, लेकिन वहां एक ऐसी डरावनी परछाई है जो कभी भी पूरी तरह से नजर नहीं आती। जब हरी घर की मरम्मत करवा रहा होता है तो उसे बार बार ये अजीब सा एहसास होता है कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है, कोई उसे लगातार घूर रहा है। वो झटके से मुड़कर देखता है तो वहां कोई नहीं होता। ये अनदेखी सी मौजूदगी इस बात का एकदम साफ संकेत है कि उस हवेली में वो लोग बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। कहानी का अगला हिस्सा है धोबी का काला रहस्य। मामला तब और भी गहरा हो जाता है जब इस नए किरदार की एंट्री होती है। घर बहुत बड़ा है और साफ सफाई का काम भी बहुत ज्यादा है, इसलिए विमला एक नौकरानी शांति को काम पर रख लेती है। कुछ समय बाद एक धोबी वहां आता है और खुद को शांति का पति बताता है। वो कहता है कि वो कपड़ों का वो भारी भरकम पहाड़ बड़ी आसानी से धो सकता है। सुनने में तो ये बहुत ही मददगार लगता है, लेकिन असल में ये एक बहुत बड़े और भयानक धोखे की शुरुआत थी। जरा इस असंभव काम की टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 0 मिनट, धोबी बहुत भारी और गंदे कपड़ों की बड़ी सी गठरी लेके जाता है। 5 मिनट, कपड़े नदी पर धोए जाते हैं और सिर्फ 10 मिनट में वो सारे भारी कपड़े बिल्कुल साफ और सूखे हुए वापस ले आता है। मतलब ये इंसानी तौर पर पूरी तरह से नामुमकिन है। चाहे कितनी भी गर्मी हो या सर्दी, भारी कपड़ों को सिर्फ 10 मिनट में धोकर सुखाना मुमकिन ही नहीं है। बस इसी असंभव सी बात ने विमला के मन में शक के बीज बो दिए। मददगार धोबी बनाम राजू का भूत। जब ये शक बढ़ता है तो भयानक सच्चाई सामने आती है। जब विमला शांति से पूछती है कि उसका पति इतनी जल्दी काम कैसे कर लेता है, तो शांति के तो होश ही उड़ जाते हैं। शांति बताती है कि उसका असली पति तो एक दूध वाला है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो आदमी उनके घर आ रहा है वो शांति का पति है ही नहीं। शांति बताती है कि वो राजू नाम के एक धोबी का भूत हो सकता है, जिसे कपड़े धोते समय एक मगरमच्छ ने खा लिया था। पलक झपकते ही एक मददगार इंसान राजू के खौफनाक भूत में बदल जाता है। वो कोई और नहीं बल्कि एक भूत था। सच्चाई का पता लगाने के लिए विमला और शांति छुपकर उस आदमी का पीछा करते हैं। वो नदी के किनारे पहुंचते हैं और वहां उनकी आंखों के ठीक सामने वो आदमी अपना रूप बदलता है। स्रोत स्पष्ट रूप से बताता है कि वो उसे एक भयानक प्रेत में बदलते हुए देखते हैं, जो कपड़ों को पटक पटक कर धो रहा है। ये वो पल है जो सच में रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर देता है। जिस इंसान को वो अपने घर में घुसने दे रहे थे, वो हकीकत में इस दुनिया का था ही नहीं। और यहां हमें उस प्रेत की असली और खौफनाक इरादे का पता चलता है। वो अंधेरे में फुसफुसाते हुए कहता है, आज रात हरी के कपड़े धोने के बाद मैं उन कपड़ों पर जादू करूंगा और उसके शरीर पर कब्जा कर लूंगा। मुझे अब और भूत बनकर नहीं रहना पड़ेगा। मतलब उसकी योजना किसी भी तरह फिर से इंसानी रूप में लौटने और इस भूत की जिंदगी से छुटकारा पाने की थी। ये इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे लोक कथाओं में हमारी रोजमर्रा की साधारण चीजों जैसे कि कपड़ों का इस्तेमाल काले जादू के लिए किया जाता है। राख से राख तक। अब उनके पास समय बहुत कम है और खतरा बहुत बड़ा। हरी के शरीर को उस प्रेत के कब्जे से बचाने के लिए विमला और शांति दौड़कर एक बहुत ही शक्तिशाली तांत्रिक के पास जाती हैं। ये एक क्लासिक अच्छाई बनाम बुराई की लड़ाई है, जहां एक अलौकिक खतरे का सामना करने के लिए आपको अलौकिक मदद की ही जरूरत पड़ती है। तांत्रिक का जाल कुछ इस तरह बिछाया गया। पहला कदम, तांत्रिक ने उन्हें एक पवित्र जादुई भस्म दी। दूसरा, इस भस्म को हरी के गंदे और बिना धुले कपड़ों पर अच्छी तरह छिड़कना था। तीसरा, फिर वो शापित कपड़े उसी प्रेत को धोने के लिए देने थे। और चौथा और सबसे अहम कदम, बस छुपकर इंतजार करना था कि कब वो भूत अपना जादू करके उन कपड़ों को खुद पहनता है। ये कदम दर कदम योजना सच में एक बहुत बड़ा सस्पेंस पैदा करती है। क्या ये तरकीब काम करेगी? नदी के अंधेरे किनारे पर एक भयानक अंत। वो जाल काम कर जाता है। जैसे ही वो प्रेत उन कपड़ों पर अपना जादू करके उन्हें पहनता है, तांत्रिक के उस पवित्र भस्म का असर शुरू हो जाता है।
अंधेरे में एक खौफनाक और आग से भरा अंत होता है। भूत के शरीर में अचानक आग लग जाती है। वो दर्द से बुरी तरह चीखने लगता है और देखते ही देखते रात के उस सन्नाटे में वो राख के ढेर में बदल जाता है। हरी और उसका परिवार उस भयानक कब्जे से हमेशा हमेशा के लिए बच जाता है। तो इन दोनों कहानियों के स्रोत का विश्लेषण करने के बाद एक बहुत ही बेचैन करने वाला सवाल हमारे दिमाग में रह जाता है। क्या हमारे आसपास भी ऐसी आत्माएं हैं जो भेष बदलकर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में छुपी हुई हैं? शायद एक ऑमलेट बेचने वाली के रूप में या फिर कपड़े धोने वाले के रूप में? इन स्रोतों से एक बात तो साफ है कि गांव की ये किंवदंतियां सिर्फ हमें डराने के लिए नहीं हैं, बल्कि ये हमें सोचने पर मजबूर करने के लिए हैं कि जो चीजें हमें बिल्कुल आम लगती हैं उनके पीछे का सच कुछ और ही हो सकता है। आज के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए आप सभी का शुक्रिया। अगली बार फिर ऐसे ही किसी रहस्यमयी विषय के साथ मिलेंगे।